हेलो एवरीवन, टुडेज सेशन इज़ वेरी स्पेशल। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो नेक्स्ट संडे अपना HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का प्री अपीयर करने वाले हैं, यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव पेपर अटैम्प्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए एक 1 वीक एग्जाम स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ने अपना काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, कुछ कर रहे होंगे, कुछ अभी रिवीजन मोड में भी होंगे। आप जिस भी स्टेज पर हैं, ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और हम कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन भी है हमारे पास आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रेपरेशन और रिवीजन के लिए। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इट विल बी हेल्पफुल। जब हम कोई एग्जाम क्रैक करने जाते हैं तो हमें अपना कंपटीशन पता होना चाहिए। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कंपटीशन के लेवल से फ़र्क पड़ता है। हमने अपने कुछ सोर्सेज के थ्रू HPSC से पता कराया है कि कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो टोटल 6500 से 7000 के बीच टोटल एप्लीकेंट्स हैं। इसमें से आप लोग बाकी जितने एग्जाम्स अब तक हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बेसिस पे एक गेस कर सकते हैं कि 4500 या 5000 के अराउंड स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे। अगर हम सीट मैट्रिक्स देखें तो टोटल अब की बार इंग्लिश में 613 सीट्स हैं, और जब इतनी सीट्स हैं तो 4 गुना इसके एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपना सब्जेक्टिव पेपर अटैम्प्ट करेंगे, यानी कि रफली अराउंड 2500 विल क्वालिफाई फॉर सब्जेक्टिव। जनरल की इसमें 312 सीट्स हैं, BCA की 85, BCB की 36, EWS की 60 और OSC और DSC की 60 ईच, मतलब 60 OSC की और 60 DSC की सीट्स, मतलब टोटल 120 सीट्स मिली हैं। अब आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं और कितना कंपटीशन होगा, इसका आपको आइडिया होना जरूरी है। 613 सीट्स एक बहुत अच्छा नंबर है। आपको इस नंबर से ही मोटिवेट रहना चाहिए इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए। इतनी सारी वैकेंसीज इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए नहीं आई हैं, तो आपका बैच बहुत लकी होगा जिसके पास इतनी सारी वैकेंसीज हैं। और आपका बैच एक और बात से भी लकी है, इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें HPSC ने सिर्फ बताया है कि क्या क्या इस एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इतना प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस उसको नैरो डाउन करके ये पहली बार HPSC ने दिया है। इस पेपर को अपीयर करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए: व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू एक्सपेक्ट इन एग्जाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। आपने सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं UGC नेट के, उनको पढ़ लिया होगा। आपके पास जो भी MCQ सॉल्व करने की बुक्स होंगी, आपने वहाँ से MCQ सॉल्व किए होंगे। आपने ऑनलाइन भी MCQ सॉल्व किए होंगे, टेस्ट सीरीज भी दी होंगी। जो भी आपके पास कंटेंट या मटेरियल अवेलेबल था, आप शायद उन सब से गो थ्रू एक बार हुए होंगे। अगर आप ये सब कुछ कर पाए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है और आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं भी कर पाए हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आप क्या कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी, कि जो कुछ आपने पढ़ लिया है क्या वो सही डायरेक्शन में पढ़ा है, क्या आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हुई है उसको आप कैसे अरेंज करोगे। ये 1 वीक अगर आप कुछ नया पढ़ने की जगह सिर्फ रिवीजन पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तीसरी हम बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू एक्सपेक्ट इन एग्जाम। इसका आंसर हमने फ्रेम करा है पुराने UGC नेट के पेपर्स को देखकर, HPSC के प्रीवियस पेपर्स को देखकर, और UGC आज तक किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करते आई है इस सब्जेक्ट की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। हम उन सारे पैटर्न्स की बात करेंगे। एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये करना है कि HPSC ने जो सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब करके दे रखा है, आप उसके सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार तो पढ़ें। अगर आप वो सारा का सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उनकी जो समरीज हैं, जितने भी ड्रामा आपके सिलेबस में हैं, जितनी नॉवल हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, उन सब की समरीज आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। ये सारी समरीज पढ़ के आपको कुछ ना कुछ तो एग्जाम में MCQs देखकर आइडिया मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो एक बार आपको इन सब से गो थ्रू ज़रूर होना चाहिए। HPSC ने आपके सिलेबस में सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं दिए, साथ में ऑथर्स भी दिए हैं, तो आपको उन ऑथर्स के बारे में भी पढ़ के जाना है, उनकी लाइफ के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं उसके बारे में, क्या इनका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन है किसी एज, किसी पीरियड को अफेक्ट करने में, या किसी मूवमेंट को स्टार्ट करने में, या किसी ट्रेंड को सेट करने में। तो आपको इन ऑथर्स के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको इसके साथ एक और पॉइंट है, उसको
ऐड करके पढ़ना है। और वो पॉइंट है रीड अबाउट द पीरियड्स देयर राइटिंग्स फॉल इन। हर एक राइटर जो लिख रहा है वो किसी ना किसी एज में लिख रहा है, उसका टेक्स्ट जो है वो किसी ना किसी एज से बिलोंग करता है। तो आपको वो एज, वो पीरियड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस टेक्स्ट की बैकग्राउंड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर टेक्स्ट जो है वो अपनी एज से इंस्पायर्ड है और हर टेक्स्ट से उसकी एज भी इंस्पायर्ड होती है। तो जितने भी आपके सिलेबस में टेक्स्ट हैं, चाहे वो पोयम है, शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवल है, ड्रामा है या फिर क्रिटिसिज्म और थियोरीज भी हैं, तो भी आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उस पीरियड की इन्फॉर्मेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो उसके सर्कमस्टेंसेस थे, सिचुएशंस थी, इन सब की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। अगर आप ये कर चुके हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगला है व्हाट जॉनर्स दे बिलोंग टू। ये भी आपको याद रखना है कि जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, वो ट्रेजेडी है, वो रोमांटिक कॉमेडी है, वो कॉमेडी है, वो किचन सिंक ड्रामा है, वो एब्सर्ड ड्रामा है, वो गोथिक नॉवल है, वो एलेजी है, वो ओड है, किस तरह का जॉनर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक टेक्स्ट का आप एक लिस्ट बनाइए और सारे टेक्स्ट के आगे लिखिए कि ये टेक्स्ट कौन से जॉनर में फॉल करता है। लर्न अबाउट सिमिलर वर्क्स। किसी भी एज, किसी भी पीरियड की ये फीचर होती है कि उसमें एक जैसे वर्क्स लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो 16th सेंचुरी में मेजरली ट्रेजेडीज को बहुत पसंद किया जाता था, कॉमेडीज भी कुछ लिखी जाती थी, लेकिन जो फेवरेट जॉनर था वो ट्रेजेडी था। तो 16th सेंचुरी में फिर जब विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज लिखी तो उनसे पहले भी कुछ सालों तक ट्रेजेडीज लिखी जाती थी, उसके बाद भी कुछ सालों तक ट्रेजेडीज लिखी गई थी। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि एक एज में किस तरह के सिमिलर वर्क्स जो है वो पब्लिश हुआ करते या परफॉर्म हुआ करते। अगला पॉइंट है लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी टेक्स्ट। आप हर टेक्स्ट को उसके हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में रखकर पढ़ेंगे तो आपको वो टेक्स्ट बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कि वेटिंग फॉर गोडो है आपके सिलेबस में, सैमुअल बेकेट का ये टेक्स्ट है। अब वेटिंग फॉर गोडो ड्रामा ऑफ एब्सर्ड की बात करता है, एब्सर्डिटी की बात करता है, ये नया कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद इस टाइम पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए थे जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी है इसको दिखाया गया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी अचानक से इस एज में आया कैसे, लोगों ने कैसा फील करना स्टार्ट किया, क्यों आया, कौन से ऐसे सोशल या पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए जिससे लोगों को ये एब्सर्डिटी फील होने लग गई। तो ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप इस टेक्स्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट टाइम, द टाइम इन विच द टेक्स्ट वाज रिटन। तो जिस टाइम में वो टेक्स्ट लिखा गया है उसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन टेक्स्ट पे ना आकर टेक्स्ट के इन एंड अराउंड आता है, मतलब उसके इर्द गिर्द की बातें पूछी जाती हैं, तो भी आपके पास कुछ सेंस होनी चाहिए कि आप उसको ट्रेस कर सको कि इसका आंसर क्या होगा। लर्न अबाउट द कंटेम्प्रेरीज। जितने भी ऑथर्स आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में तो आपको पढ़ना ही है फॉर श्योर, लेकिन आप ये भी देखिए कि उस टाइम में और कौन कौन थे जो लिखते थे, उन्हीं की तरह उनकी राइटिंग की फीचर्स थी। तो कंटेम्प्रेरीज के बारे में पढ़ के जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला ऑथर, एक अकेला टेक्स्ट कभी सर्वाइव नहीं करता, वो अपने आसपास की कंडीशंस में सर्वाइव करता है। उसके आसपास और राइटर्स होंगे, क्रिटिक्स होंगे जिन्होंने उस टेक्स्ट को फेमस या इनफेमस बनाया होगा, तो वो सारे कंटेम्प्रेरीज के बारे में पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेक्स्ट के बारे में पढ़ना। अब हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी, कि ये जितनी हमने बातें करी हैं व्हाट टू स्टडी, ये कैसे हो पाएगा। सो मेक अ सीक्वेंस ऑफ द राइटर्स, वर्क्स एंड थियोरीज प्रोवाइडेड इन द सिलेबस टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। आपने यूजीसी नेट का पेपर अपीयर करा है, कितने अटैम्प्ट आपने दिए होंगे, आपने एक क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपको कुछ टेक्स्ट मिल जाएंगे और कहेंगे कि इनको अरेंज करके दिखाओ डेट ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, या राइटर्स मिल जाएंगे और कहेंगे कि इन राइटर्स को अपनी अपनी एजेस के अकॉर्डिंग अरेंज करके दिखाइए, या फिर हिस्टोरिकल मूवमेंट्स आ जाएंगी, जैसे मार्क्सिज्म आ गया, स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, फेमिनिज्म आ गया। सो ये सारी थियोरीज को आप क्रोनोलॉजिकली कैसे अरेंज करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो एचपीएससी ने बहुत क्लेवरली सारे ऑथर्स, राइटर्स आपको सीक्वेंस में ही दे रखे हैं, तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है। इफ द टेक्स्ट आर क्राउडेड, मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अगर आपको लगता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसे जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ये मेजरली नॉवेल्स में भी होता है और ड्रामा में भी कई बार ऐसा हो जाता है, इनफैक्ट पोइट्री में भी ऐसा होता है। जैसे अगर हम बात करें एडमंड स्पेंसर का टेक्स्ट द फेरी क्वीन, तो फेरी क्वीन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आपको ये सारे कैरेक्टर्स एक बार पढ़ के याद नहीं रहेंगे, तो आप इन सारे कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाइए, उनकी क्या क्या क्वालिटीज थी उनको उनके साइड में लिखिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी के लिए आपके सामने कुछ होगा तो आपको याद रहेगा। हार्ड टाइम्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इन कैरेक्टर्स का मेजर और माइनर की आप लिस्ट प्रिपेयर करिए और फिर उनको याद करिए।
इफ द टेक्स्ट हैज मल्टीपल प्लॉट्स मेक अ लिस्ट ऑफ प्लॉट सीक्वेंस। अगर नॉवल में बेसिकली ऐसा बहुत होता है कि एक कई सारे प्लॉट मतलब चल रहे हैं, एक टेक्स्ट एक कहानी है लेकिन अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग स्टोरीज है, तो प्लॉट्स आ जाते हैं उस कहानी के अंदर। तो आप कैरेक्टर के नाम लिखकर उनके प्लॉट के बारे में कुछ हिंट्स लिख लीजिए कि ये 3 लोग जो हैं इनकी ये कहानी चल रही है, ये 2 की ये वाली कहानी चल रही है, आपस में ये सारी स्टोरी कैसे कनेक्टेड है उसका भी एक एक चार्ट बना के इसको याद रखने की कोशिश करिए, ताकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस को देखकर वो प्लॉट की जो स्टोरी है वो क्लिक कर जाए। कैरेक्टर से भी आपको याद आ जाएगा क्योंकि ऑप्शंस होंगे आपके पास, वैसे प्लॉट से भी आपको, इंसिडेंट से भी आपको याद आ जाएगा, लेकिन आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चार्ट्स बना सकते हैं। यू हैव ऑल राइटर्स एज वेल एज टेक्स्ट इन योर सिलेबस, सो ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ अदर पॉपुलर वर्क्स ऑफ द राइटर। ऑथर पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे कि विलियम शेक्सपियर के 4 टेक्स्ट नाम आपको दे रखे हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। चार्ल्स डिकन्स ने हार्ड टाइम्स के अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जॉर्ज एलियट ने द मिल ऑन द फ्लॉस के अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। डीएच लॉरेंस ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे आपके सिलेबस में टेक्स्ट है सन्स एंड द लवर्स, लेकिन सन्स एंड द लवर्स जैसे और बहुत सारे वर्क्स हैं जो डीएच लॉरेंस ने लिखे हैं। लेडी चैटरलेज लवर, विमेन इन लव, द रेनबो, द रॉकिंग हॉर्स विनर, पॉल मॉरल, द वाइट पिकॉक, और बहुत सारे ऐसे और भी वर्क्स हैं। तो आपको जो इनके पॉपुलर वर्क्स हैं एटलीस्ट उनके बारे में याद करके जाना चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड्स डेट वाइज। अगर आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सारे पीरियड, सारी एजेस का सीक्वेंस याद हो, तो आप उनको ईयर वाइज उनकी लिस्ट बनाइए। कोई भी पीरियड आपको छोड़ना नहीं है। मेजर पीरियड की तो आप बात करेंगे ही, लेकिन जो माइनर पीरियड्स भी बीच में आते हैं, जैसे ऑगस्टिन एज आ गया, प्योरिटन एज आ गया, फिर बीच में कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि एज ऑफ चौसर क्या थी, एज ऑफ जॉनसन क्या थी, एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो राइटर वाइज जो एज उन्होंने पॉपुलर करी हैं उसकी लिस्ट, और पीरियड वाइज जो एज पॉपुलर हैं उनकी लिस्ट, ये दोनों लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेवोल्यूशंस दैट इन्फ्लुएंस लिटरेचर एंड ऑथर। मैंने अभी बात की थी कि HPSC ने लास्ट में एक लाइन लिख के दे रखी है आपके सिलेबस के लास्ट में, द कैंडिडेट्स नॉलेज मस्ट बी टेस्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, मूवमेंट एंड ट्रेंड्स इन इंग्लिश। तो इसलिए आपको जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं जिसने इन्फ्लुएंस किया है लिटरेचर को, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये सारी जो रेवोल्यूशंस थी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सोसाइटी में चेंज लेके आई थी, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दिया था, इनकी भी एक लिस्ट बनाइए और इनको याद करिए। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन लिटरेचर। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको लिटरेरी मूवमेंट और स्कूल ऑफ थॉट्स ये बहुत सारे पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि एक मूवमेंट आया था बीट मूवमेंट, क्लासिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, हार्लेम रेनेसां, ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा, से बहुत सारे मूवमेंट्स थे। इमेजिज्म, लॉस्ट जनरेशन, मैजिक रियलिज्म, मार्क्सिस्ट, मेटाफिजिकल पोइट्री वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो फेमस हुए थे इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। आपको उन सारे स्कूल्स की एक लिस्ट तैयार करनी है और आपको वो याद करके जानी है कि ये स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये मूवमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं लिटरेचर में। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थियोरीज एंड देयर फाउंडर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी थियोरीज हैं, लिटरेरी थियोरीज, जो आपके सिलेबस का पार्ट आप उतना ही कर लीजिए। जैसे कि आपके सिलेबस में है मार्क्सिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थियोरी, साइको एनालिसिस, पोस्ट कॉलोनियल, न्यू हिस्टोरिज्म वगैरह वगैरह, जितनी भी थियोरीज आपके सिलेबस में दे रखी हैं, आप एटलीस्ट इन सारी थियोरीज के नाम और इनके फाउंडर के नाम याद करके जाइए। पे अटेंशन टू द ओपनिंग एंड एंडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। पोइट्री में आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार इन सारी पोएम से गो थ्रू होंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे या इन पोएम्स को पढ़ेंगे, जो जैसा भी आप कर सकें। लेकिन कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं उनकी ओपनिंग लाइन पे या उनकी एंडिंग लाइन पे, जैसे कि T.S. एलियट का द वेस्टलैंड है, अप्रैल इज़ द क्रूएस्ट मंथ, इस तरह की जो पॉपुलर लाइंस हैं उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जो फेमस पोएम है, पॉपुलर पोएम है, लॉन्ग पोएम है, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसके ऊपर आते हैं ऑन द लाइन्स एंड कोटेशंस वगैरह, तो उनकी आपको ओपनिंग और एंडिंग लाइन से पढ़ के जानी है। वेस्टलैंड की तो एंडिंग लाइन पे भी क्वेश्चन आता है, वो ओम शांति शांति वाली जो लाइन आती है उसमें। ऐसी और बहुत सारी पोएम्स हैं आपको मिल जाएंगी। तो आप जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप एटलीस्ट उनकी ओपनिंग और एंडिंग लाइन पढ़ के जाइए। लर्न अबाउट द पार्ट्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ एवरी टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। कई सारी पोएम्स, प्लेज तो खैर अलग अलग एक्ट्स में होंगे ही। अगर कोई नॉवल है तो उसके कितने पार्ट्स हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगर वो पोएम है, जैसे कि मान लो हम द वेस्टलैंड की बात कर लेते हैं,
तो वेस्टलैंड 5 पार्ट्स में है, उन 5 पार्ट्स के नाम क्या हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। वैसे ही जो आपकी थियोरीज हैं उनके ऊपर कुछ फेमस बुक्स लिखी गई हैं, वो फेमस बुक्स भी कई पार्ट्स में पब्लिश हुई हैं, उनके कई सारे वर्जन्स थे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप पढ़ के जाइए। लर्न अबाउट द पैरोडीज रिटन ऑन दीज टेक्स्ट। पैरोडी एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है कि कोई नॉवल लिख दी गई है और उसको मॉक करने के लिए कोई और राइटर जो है वो किसी और नाम से या उसी नाम को हल्का फुल्का मॉकिंगली चेंज करके एक और नॉवल या कोई और वर्क लिख देगा और पब्लिश करा देगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं जैसे कि एक नॉवल है पैमेला जो लिखी है रिचर्डसन ने, सैमुअल रिचर्डसन ने, और इसी नॉवल को मॉक करने के लिए हेनरी फील्डिंग्स ने एक और नॉवल लिखी जिसका नाम था शमेला। तो ऐसी और बहुत सारी पैरोडीज आपको मिल जाएंगी लिटरेचर में। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ओड्स एंड एलजीज। जितने भी आपकी पोइट्री है सिलेबस में उसमें ओड्स को तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसमें तो उस टाइटल में आगे ओड लिखा हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में एलजीज भी हैं। एलजीज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सीरियस पोएम्स जो किसी की डेथ को लैमेंट करने के लिए लिखी जाएं। मेक अ लिस्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड की टर्म्स ऑफ टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जब आप पढ़ने बैठेंगे या थियोरी जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उस टाइम पे बहुत सारे उनके टेक्स्ट के थ्रू ऐसे की कॉन्सेप्ट्स और की टर्म्स फेमस हो गई थी। आपको उन की टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है ताकि आप उस की टर्म को उस ऑथर के नाम के साथ मैच कर सकें। मैच द कॉलम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रपाउंड किया था। डीकंस्ट्रक्शन थियोरी में और बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, बाइनरी अपोजिशन, डेफरेंस, लोगोसेंट्रिसिज्म, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, सप्लीमेंट, रेस एक्सेट्रा। तो ये जो कुछ की टर्म्स हैं ऐसे हर थियोरी में आपको ऐसे की टर्म्स मिल जाएंगी, तो आप उन की टर्म्स को लिखिए। अब जो आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, जो बात करती है रिसर्च मेथड्स और मटेरियल्स इन इंग्लिश की, उस पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको उनके बारे में हम बात करते हैं। लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये बिल्कुल बेसिक है इस टॉपिक का कि आपको जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड्स, इस तरह के जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च में और मेजर और माइनर रिसर्चेज आती हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर और थीसिस। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि कितने स्टेप्स होते हैं या फिर कोई स्टेप है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर, तो ये क्या होता है रिसर्च में, कौन से नंबर का स्टेप है ये सब बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, डिजिटल टूल्स कौन कौन से हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है कि आप JSTOR के बारे में पढ़ के जाइए, आप MLA डेटाबेस के बारे में पढ़ के जाइए। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं आजकल रिसर्च के लिए। ग्रामरली है जो आपकी ग्रामर ठीक कर देगा, आपका कंटेंट सही कर देगा। चैट GPT भी आ गई है अब तो। साइटेशन स्टाइल्स के ऊपर आप जरूर पढ़ के जाइए। MLA हैंडबुक को आप रेफर कर सकते हैं। APA साइटेशन स्टाइल क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। MLA हैंडबुक के अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं साइटेशंस तो कैसे लिखेंगे, APA स्टाइल में कैसे लिखेंगे, ये भी कुछ बेसिक सी बातें हैं। फिर एक टर्म है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नेट में भी पूछे गए हैं, HPSC में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसर्च का प्लेजरिज्म। इसका मतलब होता है कहीं से कॉपी करना। आपको पता होगा, आपने इसके बारे में सुना या पढ़ा होगा। तो प्लेजरिज्म में आप जो रिसर्च के एथिक्स हैं उसके बारे में पढ़ के जाइए। इसमें आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन ऑब्जेक्टिव पेपर। अब क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो आप उसमें कैसे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करके चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव पेपर। जितना आपका सिलेबस है वो सारा ऑब्जेक्टिव में ही आएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस आपको मिला है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए सेम ही है। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेट्स पूछ सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन, कौन सा मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था उसकी डेट क्या है, कब खत्म हुआ उसकी डेट क्या है, कौन से ट्रेंड कब सेट हुए थे, रेवोल्यूशंस कौन कौन सी आई थी, कब आई थी, ऑथर्स की लाइफ और डेथ डेट आपसे पूछ सकते हैं। अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनके ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं डेट्स को लेकर। तो इस तरह के डेट्स वाले क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे। फिर है क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट, ऑथर, पीरियड्स एंड मूवमेंट्स, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ये जब आप उनको डेट वाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैच द कॉलम आते हैं इस एग्जाम में। स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है,
कौन सी थियरी से निकला है ये स्टेटमेंट, या क्रिटिसिज्म के कौन से वर्क का स्टेटमेंट है, कौन सी नॉवल का फेमस स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। आपने एमसीक्यूज अगर ढंग से करे हैं तो आपको कुछ एमसीक्यूज में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। इसके अलावा भी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं जो किसी नॉवल, किसी टेक्स्ट से बिलोंग नहीं करती होगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोटेशंस आ सकती हैं, आपको फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे कि एक लाइन लिखी होगी, आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी लिटरेरी टर्म इसके ऊपर सेट बैठती है। जैसे हाइपरबली है, जैसे मेटाफर यूज हुआ है, आयरनी यूज हुआ है, एलिगरी है, एलिट्रेशन है, कौन सा लिटरेरी टर्म या डिवाइस उसमें यूज हुआ है। तो आपको ये दोनों चीजें पढ़कर जानी है, लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस। अब आप ये कहाँ से पढ़ सकते हैं? आप एम.एच. अब्राहम की बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिए, आपको उससे भी काफ़ी इनकी नॉलेज हो जाएगी। चूज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। कोई थियोरी की बात करके आपसे पूछ सकते हैं कि इस थियोरी को बेस्ट कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है। तो आपको वो थियोरीज की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। चूज द राइट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं क्योंकि कई बार आपकी नॉलेज की डेप्थ जो है उसको जानने के लिए स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी 4 ऑप्शन में, और आपको बताना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके साथ सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा जा रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि चारों स्टेटमेंट में हल्का हल्का फर्क होता है, कोई गलत नहीं होता उसमें से, लेकिन आपको जो बेस्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना होता है। जॉनर्स और फॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि जॉनर्स पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि गोथिक फिक्शन के नॉवेल्स के नाम बताइए, रोमांटिक कॉमेडीज के बारे में बताइए, रोमांटिक कॉमेडीज को सिलेक्ट कीजिए, पिक द ऑड वन आउट, उसमें जो जॉनर से मैच नहीं करता उसको आपको बाहर निकाल देना है, उसको नहीं सिलेक्ट करना है। तो वैसे जॉनर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैरेक्टर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। कौन सा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का क्या रोल रहा है उस टेक्स्ट में, कौन से नॉवल या कौन से प्ले या कौन सी पोइट्री का वो कैरेक्टर है, उसकी क्या फीचर्स हैं। तो कैरेक्टर की स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर को माइंड में रख के। अबाउट द ऑथर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ऑथर के बारे में जो बेसिक नॉलेज है आपको वो ज़रूर होनी चाहिए। कौन सी एज का ऑथर है, किस तरह के वर्क्स लिखता था, कौन इसके कंटेम्प्रेरीज थे, कौन से नेशन का ये ऑथर है वो भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच है, जर्मन है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, इंडियन है, उसकी क्या नेशनलिटी है वो भी आप याद करके जाइए। अबाउट द टेक्स्ट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रामा पे क्वेश्चंस आएंगे आपको, नॉवल पे, पोएम पे, थियोरीज पे, क्रिटिसिज्म पे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लेकिन ये ईजी होंगे कंपैरेटिवली, जैसे कि पढ़ाने का सही तरीका, स्टूडेंट के साथ डील करने का सही तरीका। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। अगर आपने बीएड करा हुआ है तो आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपने बीएड नहीं करा हुआ तो भी आप एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइए, थोड़े ही क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर और आप अपनी खुद की नॉलेज से भी इनको आंसर कर सकते हैं। अगर आप ये सारी तैयारी कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना सब कुछ हम इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करेंगे तो भी कोई बात नहीं। मैं हर वीडियो में बात करती हूँ इसके बारे में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में एक पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने एज इट इज़ बना रखा है, यूनिट वाइज हर क्वेश्चन तैयार है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी हमने उसमें डाल रखी हैं, लिटरेरी टर्म्स भी हमने उसमें डाल रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उस पीडीएफ में अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। तो अभी आप उस लिंक पे जाइए, उसे क्लिक करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। 1 वीक में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। मैंने अभी जिन जिन टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करी है वैसे क्वेश्चंस आपको उसमें फ्रेम करे हुए ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए और एग्जाम से पहले ध्यान में रखने चाहिए। रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। आप जब अपने रूम में बैठ के एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं तब आपके ऊपर कोई एग्जाम प्रेशर नहीं है, कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, लेकिन आप जब वही सेम टेस्ट सीरीज को एग्जाम सेंटर में बैठ के अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ऊपर एग्जाम प्रेशर रहेगा। इसलिए आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। कई बार हमें हल्का सा 1-2 वर्ड पढ़ के लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है या हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उस पूरे सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, फोकस्ड रखिए अपने माइंड को। सही क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो सही आंसर दे पाएंगे। टेक टाइम टू थिंक, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि फटाफट टिक मार दिया। आप एक बार सोचो उसके बारे में, उसके बाद आप अपने आंसर को टिक करो।
मेंटेन स्पीड, स्पीड रखनी बहुत ज़रूरी है। आप अभी भी अपने साथ अपनी क्लॉक लेके बैठें और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, जितने भी आपसे हो सकें उतने आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करिए। अगर आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया है सिलेबस, तो एमसीक्यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। वॉच ऑनलाइन लेक्चर्स, अगर आप सारा दिन नहीं पढ़ पाते हैं बुक लेकर या सारा दिन एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप ट्रैवल करते हुए, अपना घर का काम करते हुए ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। प्रैक्टिस विद अदर्स, अकेले अकेले बैठ के प्रैक्टिस करने से अच्छा मुझे लगता है कि आप एक ग्रुप में जाएं और वहाँ प्रैक्टिस करें। जो आप पढ़कर आए हैं एमसीक्यूज़, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, उसको डिस्कस करिए। डिस्कस करने से हमारी मेमोरी अच्छी होती है, हमें याद रहता है और थोड़ा आइडिया भी होता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे काम। एग्जाम में अभी भी एक वीक है और चाहे एक दिन ही क्यों ना बचाओ, हमें स्ट्रेस नहीं लेना। वी हैव टू स्टे काम। जितना हम काम रहेंगे, जितना हम माइंड को काम रखेंगे, उतना हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी है कि प्रेपरेशन फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर रिक्वायर्स डेप्थ, स्पीड एंड क्लैरिटी। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको अपने कंटेंट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए और क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको सिर्फ लिटरेरी नॉलेज ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव पेपर को क्लियर करने के लिए। तो 8 जून को आप अपना ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करके आइए और 8 जून को ही हम अपना सब्जेक्टिव कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, फोकस्ड रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।